नमस्कार। परिधि न्यूज़ की अगली श्रृंखला में हम मिल रहे हैं। बैतूल जिले के बहुत ही ज़्यादा वरिष्ठ चिकित्सक हैं डॉक्टर गोवर्धन दास राठी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है परिधि न्यूज़ में। और डॉक्टर्स डे पर हम ये श्रृंखला चला रहे हैं। हमारा प्रयास है कि बैतूल जिले के वो चिकित्सक जिन्होंने बहुत ही समर्पित भाव से जिले के लोगों की सेवाएँ की, और ख़ास तौर से उस समय जब हमारा ज़िला बहुत ज़्यादा पिछड़ा था, आदिवासी अंचल था, यहाँ तो मुझे कई सारे ऐसे चिकित्सकों के नाम भी सामने आए जिन्होंने एक लौकी और एक कद्दू में भी इलाज किया है। उन्हीं में आपका भी नाम शामिल है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका और जानना चाहेंगे, शुरुआत करते हैं इस श्रृंखला में आपके परिचय की, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि से। मेरा नाम डॉक्टर गोवर्धन दास राठी जी। बेसिकली मैं शिवपुरी का रहने वाला हूँ। हाँ जी। शिवपुरी में ही पैतृक गांव गोपालपुर, बहुत छोटा गांव, जहाँ आने जाने का उस ज़माने में कोई साधन नहीं था। लाइट नहीं थी, सड़क नहीं थी, कोई परिवहन का साधन नहीं था जी। वहाँ हम रहे। वहाँ सिर्फ प्राइमरी स्कूल था पहले जी। वहाँ से फिर हम लोग बहुत छोटी उम्र में 8-9 साल की उम्र में ही, चौथी क्लास के बाद ही जी। और शिवपुरी आ गए। शिवपुरी हॉस्टल में रहे, भारतीय विद्यालय अच्छा। नाम की एक बहुत अच्छा बोर्डिंग स्कूल था, उसमें रहे। उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां मैंने वहाँ किया जी। 8वें में हम भाई साहब कोई सर्विस लग गई थी तो करेरा आ गए शिवपुरी जिले में ही। 8वां वहाँ किया, 9, 10, 11 फिर शिवपुरी आके किया। अच्छा। और इंटरमीडिएट चंदेरी से किया। अच्छा। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ बीएमएस में। जी। तो उस समय बीएमएस की कोई ऐसी वैल्यू नहीं थी, लेकिन हमने कहा चलो नहीं तो धंधे में लग जाते। जी। तो इस उद्देश्य से गए और प्रभु की कृपा शुरू से रही है, आज भी है। वहाँ से बीएमएस करने के बाद मैंने अपने गांव में प्रैक्टिस स्टार्ट किया 74 में। यहाँ कोई साधन नहीं था उस समय भी। जी। जी। लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं। गोपालपुर में। गोपालपुर में। हाँ जी। वहाँ मैं 81 तक रहा जी। और वहीं से सब कुछ लोगों का शुरू से जो पारिवारिक के संस्कार ऐसे थे कि सेवा भावना से, गरीबी एरिया क्षेत्र, छोटा सा गांव, 4-5 हज़ार की पॉपुलेशन का, और उसमें रह के भी, लेकिन प्रभु की ऐसी कृपा रही कि पूरा जिले का पेशेंट मेरे पास वहाँ छोटे से गांव में आने लगा। उस समय फीस कितनी थी आपकी? 71 की बात कर रहे हैं? फीस थी ही नहीं। अच्छा। सिर्फ दवा, क्योंकि ना कोई मेडिकल स्टोर था, जो दवा देते थे उसी का चार्ज देते थे। जी। जी। यानी नॉट मोर देन 10 रुपीज़ पर पेशेंट। ओके। जी। उसके बाद अचानक बड़ी एक अद्भुत घटना घटी, जी। क्योंकि मेरी प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नौकरी करूंगा। हाँ जी। लेकिन मैं मथुरा गया गिरिराज जी परिक्रमा करने। जी। लौट के आया तो शिवपुरी छोटा भाई है, उसने बोला भाई साहब आपका इंटरव्यू आया है, कॉल आया है। ओके। तो मैंने कहा काय का इंटरव्यू कॉल आ गया? जी। मैंने तो कोई फॉर्म ही नहीं भरा। अच्छा। बोले हाँ डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट निकली थी। अच्छा जी। और ऐड था आपका आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी का, तो मेरे पास 2 फॉर्म थे, तो मैंने आपके नाम से भर दिया। जी। अच्छा। अब मैं घूम के आया था तो मैंने कहा चलो एक दिन और, नहीं तो प्रैक्टिस में एक दिन भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। जी। जी। पर मैंने सब लोग साथी मिलेंगे जुलेंगे आएंगे, तो मैं भोपाल आ गया। जी। भोपाल में जैसे ही सुबह आया सब पढ़ रहे थे। मैंने तो 8 साल से पुस्तक ही खुल के नहीं देखी। हाँ जी। लेकिन ईश्वर की कृपा, सबसे मिले तो कोई बात नहीं करे। फिर जब रिटर्न इंटरव्यू था उसमें गया मैं, उसमें एक सबसे बड़ी बात, उस कॉल लेटर में जो लिखी थी वो मेरे हृदय में घुस गई, प्रवेश कर गई। उसमें लिखा था कि गोवर्धन दास राठी, आपके हित को मद्दे नज़र रखते हुए आप कन्या नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल में रोल नंबर इतने इतने पर 10 रुपये का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर लेके उपस्थित हूँ। अच्छा। पोस्टल ऑर्डर भी नहीं लगाया था उसमें, फॉर्म के साथ 10 रुपये का। तो मेरे आपके हित को मद्देनजर मेरे हृदय में छुप, इसलिए मैं चला गया और इंटरव्यू दिया।
दैव योग से सिलेक्शन हो गया, जी। फिर भी मैं नहीं जाता, ये बात सत्य है। जी नौकरी करने का कोई विचार नहीं था क्योंकि प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी। जी लेकिन दैव योग से मेरा अपॉइंटमेंट वही हो गया गोपालपुर में। गोपालपुर में, ओके। गोपालपुर में डिस्पेंसरी थी हाँ। आयुर्वेदिक, तो वही पोस्टिंग हो गई। जी तो मैंने कहा ये तो ठीक है, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। जी। ज्वाइन कर लिया तो कुछ लोगों को परेशानी भी होती रहती है। है, हाँ जी। मैं शुरू से कुछ हिंदुत्व की भावना से जुड़ा रहा हूँ, जी इसलिए लोगों को कुछ और प्रभाव बहुत, जी भगवान की दया से कृपा बहुत अच्छा था। जी। तो उनको राजनीति में मुझसे डर लग रहा था। अच्छा, तो कि उन्होंने- प्रभाव है, वर्चस्व है, तो जी तो उस कारण से मुझे वहाँ से राजनीतिक कारणों से, विद्वेष के कारण जी। केर पानी भेजा गया। अच्छा केर पानी वो उन्होंने तो कभी देखा नहीं, जी। केर पानी काला पानी समझ के यहाँ हाँ, भेजा बिल्कुल। गया। हाँ हाँ मेरा फिर भी ज्वाइन करने का विचार नहीं था, लेकिन फिर वही दैव योग आया कि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है जी। डिस्पेंसरी होगा। हाँ हाँ तो एक डॉक्टर त्रिपाठी करके बाजू एक गांव के डॉक्टर आए हाँ हाँ वेरिफिकेशन के लिए, और उन्होंने मुझे भोजन करते समय आधा घंटे तक समझाते रहे कि डॉक्टर साहब आप चले जाओ, ज्वाइन कर जाओ, फिर मत जी। जाना, जी। सरकारी लकड़ी है इसको मत छोड़ो। जी यानी कैसे ही करके मैंने जाके और ज्वाइन कर लिया जी केर पानी ज्वाइन किया और मैं चला गया। जी। 1 साल तक आना जाना करते रहे। वहाँ ये भी योग था कि वहाँ हमारे यहाँ के ही एक कंपाउंडर था भदौरिया, जी तो उसने कहा डॉक्टर आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा, जी। आप आते जाते रहिए। 1 साल ऐसे निकला। उसके बाद हमारे यहाँ एक एलटीटी कैंप रखा केर जी, पानी में। जी। लश्कर साहब उस समय सिविल सिविल सर्जन सर्जन थे। थे, तो हाँ। मुझे 2 दिन रुकना पड़ा हुआ। जी रुका तो सक्सेसफुल रहा, कैंप हो गया। उसके बाद मैं बैठा था, हाँ जी। होटल था एक रोड साइड, हनुमान जी का मंदिर अच्छा है वहाँ हाँ, केरपानी केरपानी में। जी का, जी तो वहाँ मैं देखिए आप, मैं बैठा था तो उदास तो था ही। जी एक जीप आगे रुकती है और वो कहते हैं क्यों, कौन हो तुम? मैंने क्यों क्या बात है? बोले नहीं वैसे ही पूछ रहे हैं। जी मैंने कहा मैं यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक। अच्छा, रहने वाले कहाँ के हो? मैंने पहले थोड़ा जी उत्तर प्रॉपर नहीं दिया, जी तो बोले नहीं नहीं बताओ ना कौन, क्या क्या बात है, जी। कहाँ के रहने वाले हो? जी बोले उदास क्यों हो? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। बोले नहीं सही से बताओ क्या है। तो मेरे को बहुत आत्मीयता से उन्होंने पूछा, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस समय मेरी उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी। जी बोले तुम बताओ, मैं शिवपुरी का ही रहने वाला हूँ और यहाँ जिला BK मिश्रा, जिला संयोजक ट्राइबल, जी। यहाँ मुझे कलेक्टर के पावर है, आप बताओ क्या तकलीफ? नहीं, जी। मैं तो रोने लगा। तो उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाला और बंगले पे लेके आए जी और बोले बेटा इसको शिवपुरी समझो, जी कोई चिंता मत करो, कभी कोई तकलीफ हो तो मैं हूँ। जी उसके बाद तो उनका बहुत सहयोग रहा जी। और मैं जो है केरपानी में रहने लगा। जी। तो मतलब जीवन में चमत्कार जुड़े रहे, कभी चमत्कार गिरिराज जी का, कभी केरपानी के चमत्कार, दद्दा जी, का, जी। तो वो चमत्कार आप पर रहा। जी। जी। और उसके बाद केरपानी से बैतूल तक का सफर किस तरह से तय हुआ? केरपानी में मेरी प्रैक्टिस चलने लगी, हाँ जी रहने लगा तो जी। आसपास के सब गांव के लोग आने लगे। जी। तो खेड़ी के लोग मुझे लेने आए। अच्छा, बोले आप यहाँ मत रहो, खेड़ी में रहो। आप खेड़ी में रहो। जी तो मैं जो है एक अच्छा मकान उन्होंने मुझे दिलवा दिया, अच्छा। पक्का, और जी। उसमें मैं रहा। फिर वहाँ लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया, प्रैक्टिस वहाँ और ज़ोर से चलने लगी। जी तो लोगों ने कहा कि इनका हेडक्वार्टर यहाँ से हटाया जाए। जी फिर अग्नोत्री जी उस समय DHO थे, उन्होंने ऑर्डर निकाल दिया कि आप तुरंत प्रवाह से हेडक्वार्टर खाली करके केरपानी रहे या जल्लार रहे। अच्छा जी मैं मिश्रा जी के पास आया, मिश्रा जी ने तुरंत उनको फ़ोन किया, तो क्या बात है? जी और उन्होंने उनको कहा मैं नहीं जानता, आप कैसे ही करके
और इनका ऑर्डर कैंसिल करिए। जी। उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, बोले मुझे वहाँ में। उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट ही खेड़ी हो गया, जी। वो भी वो टेंशन- दैव योग से। हाँ, हाँ हाँ। उसके बाद बैतूल 30 बेड में आया। जी। हाँ, उसमें केरपानी में ही मुझे सस्पेंड करवाया गया। अच्छा, क्योंकि अच्छा, आप हेडक्वार्टर में हाँ, ना रह के हाँ, खेड़ी हाँ। में रहते थे। तो सांवले जी उस समय थे, उन्होंने फिर मुझे वहाँ से यहाँ से अटैच छिंदवाड़ा किया गया। अच्छा, लेकिन छिंदवाड़ा में 1 साल के बाद ही मैं वापस आ गया। मतलब यही था कि प्रैक्टिस अच्छी चल रही थी, हाँ, तो जॉब भी लोगों अच्छा को- था, हाँ, लोगों को तकलीफ हो रही थी। जी जी। तो इस तरह से सफ़र शुरू हुआ और फिर बैतूल उसके बाद कब? 30 बेड में आया यहाँ। अच्छा। 30 बेड के बाद 2010 में रिटायर हो गया। जी। रिटायर होने के बाद प्रैक्टिस तो चालू रही घर में ही। सिर्फ 1-2-1.5 साल प्रैक्टिस की, भी बच्चों ने कहा पापा बहुत मेहनत हो गई, अब आप हाँ जी। बंद करो। जी तो 2012 के बाद मैंने प्रैक्टिस, जी। बच्चे कर रहे हैं। बच्चों को किस तरह से प्रेरित किया इस फील्ड ये में? सब मैं आपसे स्पष्ट बताऊं, सब ईश्वरी चमत्कार है। बच्चे मेरे खेड़ी में पढ़े, खेड़ी के बाद यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़े, जी। और कोई इंदौर गए कोचिंग के लिए, लेकिन कोई विशेष मेरी तरफ से वो नहीं था, लेकिन जी। मन में थी। ईश्वर की प्रेरणा से सिलेक्शन हुआ उनका, जी। दोनों गवर्नमेंट कॉलेज से निकले हैं। हाँ जी। सब कृपा है प्रभु की। इस बीच में किस तरह से, जैसे आप केरपानी आए और बैतूल भी रहे, तो अपने शिवपुरी गोपालपुर से किस तरह से कनेक्शन में रहे? वहाँ परिवार से कैसे सामंजस्य? बहुत कम जाना हो पाता था जी। वहाँ, लेकिन मेरी तो इच्छा वहीं जाने की थी। आने के बाद भी जी। मैंने यहाँ आने के बाद वहाँ मकान खरीदा कि अच्छा। परिवार में ही रहेंगे। जी। फिर ईश्वर ने ऐसी कुछ किया कि यहाँ सोनी जी मेरे बाजू में रहते हैं, जी। उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती प्लाट दिलवाया जी। ये वाला। जी जी जी। और फिर बच्चे बड़े हो गए तो मैंने कहा पढ़ने के लिए 4 कमरे बना लेते हैं। जी। पर लास्ट तक मेरा मन यही था कि मैं शिवपुरी जाऊँगा। हमारे पिताजी की बहुत इच्छा थी। पापा क्या करते थे? खेती? पापा हमारे कृषि थी मेन काम, जी। और पुराने समय के जागीरदार थे। जी जी। तो इतनी लंबी सेवा के दौरान कभी ऐसा कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अब प्रैक्टिस नहीं करना है, या अब इस फील्ड को छोड़ के गांव लौट जाना है? कभी ऐसी हताशा, कभी ऐसी चुनौतियां लगी? मुझे हमेशा, कहने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, सेवा भावना थी, मुझे आनंद आता था। लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। एक बार जब मैं खेड़ी में था तो एपिडेमिक हुआ, जी। तो मेरे पास वेन थी, उसमें मैंने ना कहूँ तो अच्छा फ्री सेवा लोगों की जितनी बन सका हॉस्पिटल लाना करना, उसी का सब परिणाम है उस सेवा का ही। जी। कि आज जो भी कुछ आपको दिख रहा है, और बच्चों को भी मैंने यही शिक्षा दी कि बेटा पैसे के पीछे नहीं दौड़ना, सेवा भावना रखोगे तो पैसा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा। बहुत ही सही बात है, और यही मूल्य और आदर्श होते हैं जो व्यक्ति को जो है जीवन में सफलता दिलाते हैं। कोई संदेश आप नई पीढ़ी को देना चाहेंगे? मैं नई पीढ़ी से और खासकर डॉक्टर से जी। यह अपेक्षा रखता हूँ कि हमेशा जीवन में कभी किसी की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, और सेवा भावना से काम करते रहें। मेरा पूरा जीवन जो मैंने अभी बताया है, ईश्वर सब देख रहा है। जी। अपना सीसीटीवी तो बहुत छोटा है, हाँ जी। उसका सीसीटीवी बहुत बड़ा है। जी, जी, उसका जी। कंप्यूटर बहुत सुपर कंप्यूटर है, जी। उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और आपके परिवार का किस तरह से सपोर्ट रहा, खास तौर से धर्मपत्नी का, और विवाह कहाँ परिवार हुआ? में हम 7 भाई थे। जी। सबसे बड़े भाई अकेले कम पढ़े, और उन्होंने कृषि और व्यवसाय करके हम सभी भाइयों को पढ़ाया। एक भाई इंजीनियर हुए, सब अच्छी पोस्टों पर हुए। जी जी। और परिवार का सपोर्ट हमेशा रहा। पिताजी ने कभी पैसे की तरफ नहीं, उनका हमेशा ध्येय यही रहा कि बेटा कभी जीवन में ऐसा काम ना हो जिससे अपने परिवार को कभी कोई नीचा देखना पड़े। जी। चलते चलते ये जानना चाहेंगे कि कोई ऐसा केस, कोई ऐसा
प्रकरण जो आपके नॉलेज में हो, जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि इसके उपचार में आपके प्रयास के साथ साथ ईश्वरी चमत्कार भी शामिल था? एक घटना बहुत अजीब घटी में केरी में था जी। प्रभु कृपा से, नाम तो मेरा बहुत था। तो एक पेशेंट पाउडर से उसके पैर में जांग में फोड़ा था, पाउडर में उसको कैंसर बताया गया था। अच्छा, ये कब की बात होगी? ये है 90 के दशक की बात है, जी 91-92 की बात। जी। तो वहाँ पाउडर से वो बक्के किसी ने बता दिया। मैं ऐसे ही थोड़ा साइकोलॉजिकल झाड़ फूक भी करता था। जी तो बोले वो वहाँ चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। जी। तो ऐसे करके वो मेरे पास आया, मैंने उसके सब कागज़ देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे। मैंने कहा भैया तुम वहाँ सर्जरी होगी इसकी? बोल नहीं, आप तो कुछ भी दे दो। जी तो वो शायद आमलाए पास में कोई गांव है, वहाँ का था। जी। मैं खुद ताज्जुब कर गया कि उसको ऐसी दवा दी मैंने। वो ठीक हो गई। ठीक है, जी मैं एलोपैथिक प्रैक्टिस भी करता था आयुर्वेदिक के साथ में, तो उसको एंटीबायोटिक भी दिया और जो मुझे ईश्वर से प्रेरणा हुई वो दवाई दी उसको। मैं आश्चर्यचकित हो गया कि 15 दिन के अंदर उसका घाव बिल्कुल ठीक हो गया। तो वो एक विश्वास भी था, मतलब वह अंदर से जो आत्मविश्वास हाँ, हुआ। हाँ। तो ये बहुत ही अच्छा सफ़र आपका रहा है। ईश्वर आपको हमेशा स्वस्थ रखे, यही शुभकामनाएं हमारी ओर से हैं। और अभी तक आपने मुलाकात की डॉक्टर गोवर्धन दास राठी जी से, यकीनन इनके अनुभव और इनके द्वारा किए गए सेवा कार्य हमें भी प्रेरित करेंगे। सर, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में हैं श्री गोवर्धन राठी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नूतन राठी, और आप जो हैं जनरल फिजिशियन हैं। बैतूल में एक बड़ा नाम है हॉस्पिटल के मामले में, और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पुनः। और बात करते हैं हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर्स डे की इस बार की थीम है मास्क के पीछे के लोगों की सुरक्षा। तो राठी हॉस्पिटल में किस तरह से इस सुरक्षा के नियम को जो है पालन किया जाता है? हम लोग शायद अकेले ही हॉस्पिटल हैं बैतूल में जो NABH एक्रीडेटेड है। ओके। NABH के प्रोटोकॉल में चाहे वो कोविड हो या नहीं हो, जी। ये सारे प्रोटोकॉल जो बायोमेडिकल वेस्ट के हैं या प्रिवेंशन, खुद का प्रिवेंशन, हेल्थ केयर वर्कर का या मरीजों का, जी। वो पूरा फॉलो किया जाता है। जी। हर हमारा एम्प्लॉय, हमारी सिस्टर, हमारे वर्कर्स सभी लोग मास्क और कैप का यूज़ रूटीन में करते हैं। ज़रूरी है उन लोगों की भी सुरक्षा जो दूसरों की सुरक्षा की परवाह करते हैं। सर, मैं जानना चाहूँगी थोड़ा सा आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में। वैसे भी राठी फैमिली तो काफ़ी समय से स्वास्थ्य के संबंध में सेवाएं दे रही हैं। आपके पिताजी भी डॉक्टर रहे हैं, और मैं जानना चाहूँगी कि कुछ पारिवारिक पृष्ठभूमि। पापा मेरे BMS डॉक्टर थे, आयुर्वेदिक डॉक्टर, गवर्नमेंट जॉब में थे। हम लोग रहने वाले शिवपुरी के हैं। जी। तो गवर्नमेंट जॉब के सिलसिले में उनका ट्रांसफ़र यहाँ जी। केरपानी, बैतूल ज़िले के केरपानी में हुआ। जी। और लगभग 85 में पापा केरपानी में प्रोस्टेट थे, तो वहाँ बहुत उस समय 85 में मुझे लगता है बहुत ही कम सुविधाएं, PSC वहाँ थी, और बैतूल से लेके शायद झल्लार तक अकेले पापा ही शायद पूरा चिचोली, साऊंगा, बहुत दूर मतलब दूर ट्राइबल बेल्ट था, वहाँ डॉक्टर ही नहीं थे। तो उनसे ही बचपन से देखा। उस समय की मेडिकल वेटर्निटी, उस समय की सेवाएं बहुत ही डिफरेंट थी। कम संसाधनों के साथ सुविधा देना, कम पैसों में सुविधा देना, वो हमने तब से देखा, बचपन से। मैं तो फर्स्ट क्लास में 5वीं मतलब 5 साल का रहा हूँ। जी जी जी। तब से क्लिनिक था एक छोटा सा पापा का, और एक कमरे का हमारा घर था जी, और पीछे कबीलू वाला घर होता था, एक आधी घर उस समय। तो तब से पापा अकेले थे या भाई बहन भी उनके रहे? पापा लोग, बड़ी फैमिली हमारी जी। दादाजी, दादी, 7 भाई हैं, 3 बहनें हैं। जी जी जी। लेकिन हम लोग यहाँ अकेली न्यूक्लियर फैमिली। चिकित्सा के फील्ड में जो है पापा आए या उनके और भाई बहन भी चिकित्सा के फील्ड में थे? नहीं, चिकित्सा के फील्ड में पापा ही अकेले जी थे। लेकिन ये बड़ी अच्छी खुशकिस्मती थी कि उनके दोनों बच्चे जो हैं वो भी, उन्होंने उस संस्कार को आगे बढ़ाया। पापा का मोटिवेशन बचपन से आप जो देखते हो, आपका मन मोटिवेट होते हो, फिर करने का मन करता है। और वो
ये वाली जो क्षेत्र है चिकित्सा का क्षेत्र, इससे नोबल प्रोफेशन मुझे नहीं लगता कोई हो और सकता होगा। है। जब आप डॉक्टर बने थे तब क्या उनके रिएक्शंस थे, क्योंकि एक बेटा जब सफलता प्राप्त करता है तो पिता की नज़रें गर्व से तो भर जाती है, तो उनका मैं रिएक्शन उस दिन का उस जानना समय डॉक्टर बनना बहुत ही टफ काम था। हाँ जी उस समय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ हुआ करता था, जी जी जी। और पूरी उतनी पॉपुलेशन पे 272 सीट टोटल MBBS की थी। ओके, जब आपका सिलेक्शन जी, है। हम लोगों का पढ़ाई पूरा हिंदी मीडियम खेड़ी जैसे कस्बे में पढ़े, जी जी और फिर 12th हमने यहाँ गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ से किया, बस से आते थे। जी तो एक सपना ही था, लेकिन पापा के मोटिवेशन से, मेहनत से, किस्मत से सिलेक्शन हुआ, जी और काफ़ी अच्छी रैंक, चाहे वो ऑल इंडिया हो, चाहे वो MP PMT हो, जी जी उस जी। समय सेलेक्ट हुए। तो अचंभित करने वाला वो पापा का सुख तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, आंसुओं से ही निकला। जी जी तो बहुत ही बड़ी बात मानी जाती थी। जी। अभी तो खैर 1 लाख सीट है MBBS की, तो पापा की खुशी तो आज भी वो व्यक्त नहीं करता पिता, कभी बिल्कुल बिल्कुल। वो फील करने वाली बात। हाँ जी, कैसे अस्तित्व में आया मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल? शुरू से ही देखा कि पापा भी बड़े मेहनती थे। एक अंदर से लगता है कि भाई जब हम प्रैक्टिस शुरू किए तो पहले गवर्नमेंट जी। हॉस्पिटल, उस समय शायद 2007, 8, 9 की बात रही होगी, बैतूल में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था। हम लोग भी एक हॉस्पिटल शुरू किए, मन में था कि जब अपन आते हैं दुनिया में तो कुछ करके जाएं। जी और आप जिस भी प्रोफेशन में, आप चाय वाले भी हो तो चाय कितनी अच्छी बना सकते हैं, हाँ बात वो है। बिल्कुल। तो वो एक मन में था। दूसरा, छोटे भाई भी आ गए तो हम लोगों को एक सपोर्ट मिला, फील्ड विस्तृत हो विस्तृत हो गई। गई। हमारी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैथोलॉजिस्ट हैं, नितिन की गायनेकोलॉजी। जब 4 फील्ड एक साथ थी तो हमारे पास तो अपॉर्चुनिटी भी थी, जी। पापा का गाइडेंस भी था। तो मन में अभी भी है कि हम बैतूल को कुछ अच्छी सुविधाएं। नागपुर जाने से लोग बचे। हम देखे शुरू में बहुत छोटी छोटी बातों के लिए बहुत पैसा, लोग डेंगू में थोड़े प्लेटलेट कमाए जाएं, बेचारे गरीब लोग इमोशनल होते हैं अपने बच्चों के लिए, खेत गिरवी रख के, जी, मकान जी। बेच के, वो समय भी हमने देखा है। हाँ जी, तो इसलिए तो ये सब मतलब ये हम मान ले कि राठी हॉस्पिटल सेवा, समर्पण और अनुभव सबसे जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, और आगे भी मन यही है कि और भी सुविधाएं बैतूल को दे पाए। क्या चुनौतियाँ लगती हैं इस फील्ड की, क्योंकि सभी लोग 24/7 मुझे लगता है कि हॉस्पिटल और लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं, तो अपनी पर्सनल लाइफ को कैसे समय दे पाते हैं? चुनौतियाँ इस फील्ड की तो ये हैं गौरी, कि शुरू में वाकई में भगवान का रूप मानते थे डॉक्टर को, और डॉक्टरों के पास भी बहुत मेडिको लीगल इशू नहीं होते थे। किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशन हो भी जाए तो बोलता था भगवान की इच्छा है, डॉक्टर ने नहीं कुछ किया। पहले जांचें नहीं होती थी, आदमी लक्षणों के आधार पर इलाज कर देता था। तो लेकिन धीरे धीरे जब एजुकेशन बढ़ा, सुविधाएं बढ़ी, लोगों की अवेयरनेस बढ़ी, तो अब जांचें होती हैं। तो अब थोड़ा सा अविश्वास, क्योंकि ये प्रोफेशन हो गया है, थोड़ा पैसा लेने लगे हैं डॉक्टर्स। अब वो भी कैसे करें, गवर्नमेंट की सुविधा इतनी अच्छी है नहीं, तो प्राइवेट में आपको सुविधा चाहिए, तो हम लोगों को भी इतना सब सुविधाएं करने के लिए खर्चा लगता है। जी जी। तो जब पैसा आ गया है तो थोड़ा अविश्वास बढ़ा है, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है डॉक्टर पेशेंट और रिलेशनशिप। फिर ये भी है ना कि कंपटीशन भी बढ़ गया है। हाँ नहीं, डेफिनेट उससे अच्छा है, उससे तो सुविधाएं बढ़ी हैं, लोगों के पास ऑप्शन बढ़े हैं कि भाई एक किसी से डायग्नोज नहीं हो रहा तो दूसरा दूसरे के ऑप्शन मिल पास जाता जाएंगे, है। लेकिन पोस्ट कोविड काफ़ी मेडिकल फील्ड में जो अवेयरनेस आई है, जी। जो और प्रगतिशील हुआ है, वो देखने लायक है। जी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे और ये भी जानना चाहेंगे कि हॉस्पिटल में क्या सुविधाएं हैं? मैसेज मेरा यही है आम जनता को कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ है तो आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ, उससे कीमती मुझे नहीं लगता है कुछ है। हम लोग बहुत आध्यात्मिक रूप में, दहेज में, धर्म में, बिल्कुल, और भी बहुत सारी बातों में आज शादी करते हैं लोग, गिरवी रख के कुछ करके दिखावे के लिए करते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के लिए अवेयर नहीं है। जी तो अभी अपन कोविड में समझे ही क्या चीज़ें होनी चाहिए। हमारे यहाँ मॉर्टेलिटी पहले मलेरिया से होती थी, डायरिया से होती थी, और भी बीमारियाँ जिनको ये मोदी जी आने के बाद जो स्वच्छता विधान है उसने इतनी मॉर्टेलिटी या डेथ्स कम की हैं
नहीं तो ये इन्फेक्शियस डिजीज मोस्टली पानी से होने वाली, मच्छरों से होने वाली, कोविड एक दूसरे से तो अपने हेल्थ के लिए स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और जो प्रिवेंशन अपने को लेना चाहिए वो अपन लें। यदि अपने घर में किसी को कोई डिसीज़ है तो उसका पहले से ही समाधान करने के लिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पे ध्यान देना चाहिए और उसके लिए अपने को खर्चा भी करना चाहिए जो अपन दूसरी चीज़ के लिए कर सकते हैं। तो हेल्थ तो मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये भी है ना, मैं बताना भी चाहूँगी आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि कोई भी क्रिटिकल और इमरजेंसी चीज़ होती है किसी भी व्यक्ति के साथ में, एक तो मेन रोड पर हॉस्पिटल है तो कोई भी कहता है कि राठी के यहाँ ले चलो। ये चीज़ मतलब सरकारी हॉस्पिटल के बाद एक ऑप्शन में नाम आ ही जाता है कि वहाँ ले चलो, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ मल्टी फैसिलिटी है शायद। नहीं, एक चीज़ और होती है ना गौरी, जब आप धीरे धीरे काम करते जाते हो, अनुभव बढ़ता जाता है तो लोग ही आपको मोटिवेट करते हैं। यस, ये लोगों का विश्वास है। इतने 15 साल में कुछ चीज़ें उनने देखी होंगी। हाँ, कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती, कुछ नेगेटिव होती, लेकिन ये हर बार हर पेशेंट को अटेंड करना, उसको हमारा मन से ये रहता है कि कोई भी मरीज को सुविधाएं तुरंत मिले, उसका जो हमसे बेहतर हो सकता है हम तुरंत करें। उसके लिए पर्सनल लाइफ बहुत कॉम्प्रोमाइज़ की है। मेरी वाइफ वहाँ बैठी हुई है तो बड़ा कंप्लेंट रहता है, पर धीरे धीरे उसने भी उस चीज़ को एडजस्ट कर लिया। मैं जानना चाहूँगी सर एक और बात कि जिस तरह की लाइफ हो गई है आजकल लोगों की, कार्डियक अटैक, साइलेंट अटैक और हार्ट अटैक के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं छोटी छोटी उम्र के बच्चों में, तो ये क्या वजह है? दोनों चीज़ें हैं। एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, दूसरा डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हो गई कि आज आठनेर में भी ईसीजी हो जाता है। पहले लोगों की डेथ हो जाती थी, पता ही नहीं लगता। अभी वो ईसीजी कर लेते हैं, वहाँ डॉक्टर है तो पता लग जाता है हार्ट अटैक हुआ है। ऑल दो आदमी की लॉन्गिविटी बढ़ी है, एवरेज एज बढ़ी है इंडिया के अंदर, वो ये सब लोगों के पढ़ाई बढ़ने से, स्वच्छ रहने से इससे बढ़ी है। अब इतनी पॉपुलेशन होने के कारण डेथ्स तो होंगी ही, लेकिन हाँ डायग्नोस होने लगी, पता लगने लगी। सोशल मीडिया आज थोड़ा सा कुछ होता है आपको तुरंत पता लगता है पूरी दुनिया में। हाँ, दूसरी बात ये भी है कि लाइफ स्टाइल भी चेंज हुई है, लोग पूरा क्या बोलें डिजिटलाइज हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटी बची नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, तो एक वो जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ रही है उस चक्कर में। जी कि न्यूक्लियर किसी पर विश्वास नहीं, कोई शेयर करने को नहीं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। इसी कारण कुछ यंग डेथ्स भी बढ़ी जी। बस हम यही जानना चाहेंगे कि राठी हॉस्पिटल किस तरह की सेवाएं दे रहे हैं, क्या सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में? सुविधाओं के मामले में क्रिटिकल केयर में हम बहुत डील करते हैं। हम लोग वेंटिलेटर से लेके, जबकि शुरुआत हमारी बहुत छोटे हॉस्पिटल से, हमारे पास कुछ भी सुविधा नहीं थी। धीरे धीरे आज 3 से 4 वेंटिलेटर है, एक आईसीयू है। तो एक तो क्रिटिकल केयर की सुविधा जो मेडिकल फील्ड में वो मैं बता रहा हूँ। दूसरा डायलिसिस यूनिट हमारे यहाँ है। तीसरा ब्लड बैंक हमारे यहाँ है। सीटी स्कैन, अभी हमने एमआरआई भी शुरुआत की है। बैतूल को एक 1.5 टेस्ला जो एक बहुत ही अत्याधुनिक सुविधा है, उससे फ़र्क क्या होता है गौरी, कई बार हम क्लिनिकल बेसिस पर किसी को हेड इंजरी हुई, अब वो बेहोश आया, पहले हम रेफ़र कर देते थे, आदमी रास्ते में डेथ हो जाती थी। अभी कई बार ये होता है कि आप भाई पहले टेस्ट कर लो, आपको समझ में आ जाता है इस मरीज़ को बहुत कुछ नहीं है, धीरे धीरे सही हो जाएगा, तो वो यहीं पे आयुष्मान की सुविधा लेके भी सही हो जाता है। उसका पैसा, समय, जान सब कुछ बचता है। एक अनजान जगह पे आपको इलाज कराना बहुत मुश्किल काम है, किसी को जानते नहीं हो, किसी को पहचानते नहीं हो। तो आज हमारे हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि आप बड़े से बड़े हॉस्पिटल चले जाओ, किसी को हेड इंजरी हुई या किसी को इंजरी हुई, ब्लड चाहिए आपको, विदिन 5 मिनट्स आपको बहुत छोटी सी जगह में कॉम्पैक्ट सुविधा है जी, सब चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। मेरे ब्रदर ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, दीप्ति जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो जिस भी फील्ड की आपको ज़रूरत होती है वो आपको एक छोटे छत के नीचे सारा कुछ मुहैया है। तो ये बात इसीलिए भी करना ज़रूरी था ताकि जो दर्शक इसे देख रहे हैं वो समझ सकते हैं कि किस मरीज को किस चीज़ की आवश्यकता है और वो उस हिसाब से जो है हॉस्पिटल को पैथोलॉजी में हम आज ऑलमोस्ट सारे टेस्ट कर रहे हैं जो कभी नहीं होते थे। कल्चर हमारे यहाँ हैं जी, एवरीथिंग वी आर डूइंग। तो हम अभी मुखातिब हुए डॉक्टर नूतन राठी जी से, और यकीनन स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में जिस तरह की क्रांति राठी हॉस्पिटल में भी देखी जा रही है वो बैतूल की जनता के लिए एक वरदान ही साबित हो रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।
अगले क्रम में हम बात कर रहे हैं डॉक्टर नितिन राठी से, जो कि राठी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिशियन हैं। आप हॉस्पिटल के संचालकों में भी शामिल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो है डॉक्टर्स डे की थीम रखी गई है मास्क के पीछे के लोगों की सुरक्षा। इस विषय में हमारी नूतन जी से काफ़ी लंबी बात भी हुई, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में किस तरह से मास्क के पीछे के लोगों की सुरक्षा के लिए उपाय किए जाते हैं, चाहे वो स्टाफ हो, डॉक्टर्स हो। आज जो हेल्थ वर्कर्स हैं, जिस तरह से कोविड के समय हमने उन्हें देखा, या आप लोगों ने बहुत अच्छी पहल की है। पहले तो मैं आपको इसका धन्यवाद देता हूँ कि आप हेल्थ केयर वर्कर्स की सुरक्षा के लिए इस पहल को लेके आए हैं। मास्क के पीछे की सुरक्षा, जो कि हमारे हॉस्पिटल में हम लोग ख़ास तौर पे, जैसे मैं सर्जन हूँ और यहाँ जितने हमारी सिस्टर्स, वार्ड बॉयज़ या जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स काम करते हैं, हमने सभी लोगों का एक तो पहले क्रम में जो हॉस्पिटल में हम लोगों को एक प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए, वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए। दूसरी चीज़ जो हमने उनके स्वास्थ्य के लिए जो हम लोगों ने कर रखा है, सभी हेल्थ वर्कर्स जो हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं, जो लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का हेल्थ इंश्योरेंस हम लोगों ने करवा रखा है। दूसरा, हम लोगों ने सभी का वैक्सीनेशन, जो इंजरीज़ से या कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पेशेंट से इंसान को हो सकती हैं, मरीज से जो संक्रमण वाली बीमारियां जो होती हैं, जो निडल प्रिक वाली बीमारियां जो होती हैं, उनके लिए हम लोगों ने हमारे जो साथी हैं, हमारे जो स्टाफ हैं, उन सबका हमने वैक्सीनेशन भी करवा रखा है। जी, मैं जानना चाहूँगी कि पापा का तो पापा डॉक्टर रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर रहे हैं। उन्होंने उस समय बैतूल में जो है चिकित्सा सुविधाएं दी, जब बहुत पिछड़ा हुआ था बैतूल। तो आपकी रुचि इस फील्ड में कैसे हुई? देखिए, एक मेरा डॉक्टर बनने के पीछे एक रोचक कहानी है जी। पहले तो पढ़ने में हम सब ठीक थे, बहुत अच्छे नहीं थे, बहुत बुरे नहीं थे, लेकिन एक सामान्य थे। शुरुआत में 10th क्लास में अच्छे मार्क्स आए। उसके उपरांत मैंने जो मेरा सब्जेक्ट लिया वो मैथमेटिक्स था। अच्छा। मैंने 11th में मैथमेटिक्स लिया। जी। हम लोग सभी यहाँ गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ स्कूल से पढ़े जी। 11th में मैथ सब्जेक्ट लेने के बाद 12th में जब हुए तब भैया ने तैयारी शुरू कर दी थी, भैया डॉक्टर बने। पापा का तो खैर हम शुरू से देखते थे, उसमें पापा का दिन रात मरीजों के पीछे जाना, गांव-गांव में मोटरसाइकिल से सर्विस देना, बैलगाड़ी से सर्विस देना, वो हमने देखा हुआ था। तो कहीं ना कहीं एक मन में वो भावना थी, परंतु एक मार्क्स और ये सब देखते हुए 10th के बाद मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लिया। 12th आते आते कुछ और इच्छा जागृत हुई, नहीं यार पापा के पद चिन्हों पर चलना चाहिए, समाज की सेवा का डॉक्टर जैसा बन के समाज की जो सेवा की जा सकती है, जैसा कहा जाता है नर सेवा नारायण सेवा। हाँ जी। उसी तर्ज पे लगा कि यार नहीं, अपने को करना चाहिए। 12th में एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में मैंने बायोलॉजी लिया। अच्छा, मतलब 11th आपने बायो से 11th मैंने बायोलॉजी नहीं पढ़ा। मैंने 12th में एमपी में अपने यहाँ एमपी बोर्ड में एक एडिशनल सब्जेक्ट का प्रोविजन, अब पता नहीं अभी है नहीं, उस समय हुआ करता था जी। तो मैंने 12th में बायोलॉजी एडिशनल लिया जी। बायोलॉजी भी पढ़ा, मैथ्स भी पढ़ा। उसके उपरांत फिर जैसे ही भैया का सिलेक्शन हुआ तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ा कि नहीं हम कर सकते हैं, और फिर वही मेहनत, वही पीएमटी उसके बाद आज है। जहाँ तक बैतूल में रहने का सवाल है, बैतूल में हम इसीलिए आए हैं क्योंकि पापा को जो देखा, हमारा जो ज़िला है जी, हमने बचपन से, क्योंकि हम बचपन में हमारा गांव में बीता, यहीं पास में 10 किलोमीटर दूर खेड़ी सांवलीगढ़ में हमारा बचपन बीता। हमारा प्राइमरी और मिडिल एजुकेशन खेड़ी सांवलीगढ़ से ही है जी। तो वहाँ की गरीबी, वहाँ पे लोगों को बीमारियों से, बहुत सारी चीज़ों में तकलीफ में देखा था, तो एक मन में इच्छा थी, इसलिए पापा के पद चिन्हों पे चलते हुए ही इस फील्ड को भी चूज़ किया, और हम सभी ने निर्णय लिया अलग अलग फील्ड में आने का, ताकि हम और अच्छी बेहतर सेवाएं सभी तरह के मरीजों को दे सकें। आज राठी परिवार में कितने डॉक्टर हैं? आज हम 5 डॉक्टर हैं अपने परिवार में जी, बल्कि 6 डॉक्टर हैं जी। पापा रहे हैं, पापा के बाद बड़े भैया मेडिसिन में, भाभी पैथोलॉजी में, मैं ऑर्थोपेडिक्स, और मेरी पत्नी डॉक्टर दीप्ति राठी गायनेकोलॉजी में। इसके अलावा मेरी छोटी सिस्टर वो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और भोपाल में अपनी सर्विसेज दे रही हैं। वो प्रैक्टिकल फील्ड में ना होके वो एजुकेशनल फील्ड में वो बच्चों को पढ़ा के उनका भविष्य सुधार रही है। बहुत ही बढ़िया बात है। ऑर्थोपेडिशियन ही बनना क्यों चुना? कई और ऑप्शन हो सकते थे। मुझे
जो यहाँ पे एक अपने यहाँ बैतूल में जब मैं शुरुआत की प्रैक्टिस में आया या जब मैंने MBBS ज्वाइन किया, MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में सिलेक्शन हुआ, उस समय मेरे पास और भी ऑप्शंस थे, परंतु बैतूल में ख़ास तौर पे जो मैंने देखा था, भैया मेडिसिन कर ही रहे थे, साथ में जो मैंने देखा था यहाँ पे जितने एक्सीडेंट जो भी चोट से लगती थी तो यहाँ से मरीज को तुरंत बाहर ही जाना होता था। बैतूल में उस समय ऑर्थोपेडिक्स का ट्रीटमेंट, हड्डियों का टूट फूट का इलाज उतना अच्छे से नहीं हो पाता था, इसलिए मेरा मन हुआ कि नहीं यार, ये फील्ड यहाँ पे एक वैकेंट है, यहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जो गरीब मरीज होते थे, जो दूर दराज से बैलगाड़ी पे लेके आते थे उस समय, आजकल तो खैर साधन हो गए, फिर भी आज हम देखें हमारे ज़िले के दूर दराज गाँव में अभी भी गाड़ियों की काफ़ी कमी है। तो उन लोगों को देखा, उनके लिए नागपुर जाना एक सपने के जैसा होता था और सपने से ज़्यादा डरावना सपना होता था। तो फिर मैंने ऑर्थोपेडिक्स ही चूज़ किया और इसलिए मैं ऑर्थोपेडिक्स में आया। कभी कोई ऐसा केस आपको याद होगा जो बड़ा चुनौतीपूर्ण रहा हो और ऐसा लगा होगा कि इसको मतलब इसको बचाने में डॉक्टर की प्रयास के साथ साथ ईश्वर का चमत्कार भी शामिल है, तो उसको ज़रूर शेयर कीजिए। वैसे तो हमारी दिनचर्या की लाइफ में बहुत सारे मरीज ऐसे आते हैं, पर इसमें हम जो हमारी फील्ड में देखते हैं, इसमें हमको दोनों तरह के पहलू नज़र आते हैं। पर हाँ, डेफिनेटली इंसान का काम तो कर्तव्य करना है, भगवान के आशीर्वाद के बिना तो नहीं होता जी। पर चमत्कार ज़रूर देखा है। मैं यही कहूँगा कि एक यंग लड़का था और ये लगभग 10-12 साल तो हो गए, हमारे प्रैक्टिस के इनिशियल डेज़ की बात है। मैं 2009 से बैतूल में हूँ जी, और ये 2011 या 12 की बात होगी। 2011-12 में एक एक्सीडेंट यहीं दनौरा के पास हुआ था जी। वो लड़का मुश्किल से 20-22 साल का रहा होगा और वो रात, उस समय प्रैक्टिस का नया समय, एक बहुत उत्साह, अति उत्साह, मैं और नूतन सर, हम दोनों पूरी रात उस बच्चे के पास बैठे हैं, पूरी रात उसको मैनेज किया है और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज वो लड़का चलता फिरता आता है। बिल्कुल जब हमारे पास आया था तब उसमें कुछ जान नहीं थी, ना तो पल्स मिल रही थी, ना कुछ भी नहीं था। पर वो किस्सा कभी नहीं भूल सकते क्योंकि वो शुरुआत के दिनों का रहता है जिस समय आपके मरीजों की संख्या भी कम होती है, बहुत चैलेंजिंग केसेस भी होते हैं जी। तो वो किस्सा हमेशा याद रहता है। वो मरीज जहाँ तक मैं याद करूँ केरपानी या कहीं के आसपास का था, एग्जैक्ट गाँव तो याद नहीं है उसका, पर वो बहुत चैलेंजिंग केस था। लगभग 15-20 दिन या उससे ज़्यादा ही हॉस्पिटल में रहा होगा। हमने उसके 2-3 ऑपरेशन भी किए, पहले उसकी जान बची, जब प्रभु ने उसको जान दी तब फिर हम लोग आगे बढ़ के उसको उसके पैरों पे खड़ा कर पाने में सफल हो पाए। ये बहुत अच्छी बात है। और होता है, मैं यही कहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मेमोरी में हमेशा फिक्स रह जाती हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आर्थो को लेकर बैतूल में आपके हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएँ हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं? ऑर्थोपेडिक्स को लेके जहाँ तक मैं जो यहाँ पे लोगों का इलाज कर पा रहा हूँ उसमें सबसे महत्वपूर्ण है ट्रॉमा, एक्सीडेंट संबंधी केसेस, जिसमें कहीं की भी हड्डी का फ्रैक्चर होता है तो उसकी सारी सर्जरीज हम लोग यहाँ कर पा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अभी जॉइंट रिप्लेसमेंट भी शुरू किया है और हिप जॉइंट वगैरह हम यहाँ रिप्लेस कर रहे हैं। हम यहाँ पे जो अपने ज़िले की, बैतूल ज़िले की जो जनता है, जिसमें हम सभी जानते हैं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, यहाँ पे सुविधाओं की कमी है, तो हम अपने अस्पताल में हड्डियों के जो ऑपरेशंस वगैरह हैं, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री जय आरोग्य योजना जो चल रही है उसमें हम आयुष्मान योजना के अंतर्गत यहाँ पे फ्री ऑपरेशन और फ्री इलाज उनको दे पा रहे हैं। जी, ये मतलब एक अच्छी बात है कि शासन की सुविधाओं का लाभ भी इस हॉस्पिटल से मिल रहा है, तो लोग अच्छी सुविधाएं यहाँ पे बिल्कुल आके निःशुल्क अपनी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। सरकार इसके लिए आयुष्मान कार्ड होना जरूरी है, जो कि सभी तरह से वैलिड हो। किस तरह से मैनेज कर पाते हैं फैमिली और चिकित्सा को? इसमें यदि सही कहा जाए तो इसमें सबसे पहले धन्यवाद अपनी धर्मपत्नी को ही देना चाहूँगा क्योंकि उनकी समझ, ये जो प्रोफेशन है, डॉक्टरी प्रोफेशन, ये एक दूसरे की समझदारी के बिना नहीं चल सकती पारिवारिक लाइफ, क्योंकि हम दोनों की ही इमरजेंसी फील्ड होती है। कभी मुझे रात में आना होता है, कभी उसे रात में आना होता है। पर हाँ,
ऊपर वाले का धन्यवाद जिसने मुझे इतना अच्छा साथी दिया, उसने मुझे इसे समझा। इसलिए पारिवारिक लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सामंजस्य बराबर चल रहा है, बहुत अच्छे से ये चल रहा बहुत है। ही अच्छी बात है। और एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी कि क्योंकि आप एक्सीडेंटल केसेस को वो करते हैं, तो कई बार ऐसी चीज़ें होती है ना कि हॉस्पिटल दूर है, डॉक्टर दूर है, और कोई केस हो गया और उसके साथ में यदि व्यक्ति है तो उसे क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए? क्योंकि जो लोग इसे देख रहे होंगे, कम से कम वो उनके साथ कभी इस तरह की परिस्थिति बने तो वो उन चीज़ों को समझ सकेंगे। कभी भी कहीं पे भी किसी तरह का एक्सीडेंट होता है या कोई भी दुर्घटना होती है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में सबसे पहली चीज़ किसी भी व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए ABC में पहला होता है एयरवे। क्या उसका जो श्वास है, जैसे मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है, कोई दांत टूट के अटका तो नहीं है, जहाँ से हमारी श्वास नली है वो क्लियर हो। उसका हम सिर थोड़ा ऊपर करके श्वास नली को सीधा करके हम कर सकते हैं। दूसरा होता है ब्लड वगैरह या ब्रीदिंग वगैरह उसकी प्रॉपर चल रही है नहीं। और C होता है सर्कुलेशन। तो आप यदि ब्लड बह रहा है, कहीं कुछ हो रहा है तो उसको रोकें, उसका और नियरेस्ट जहाँ कहीं फ्रैक्चर हो गया है, सपोज़ आपको दिख रहा है कि पैर टूटा हुआ पड़ा है, हड्डी बाहर पड़ी है, कुछ भी, तुरंत वहाँ पे कोई भी हार्ड चीज़ है उसको तुरंत सीधा करें, रुमाल से 2 जगह से बांधें या आपके पास जो भी हो उसको सीधा इमोबिलाइज करके ला सकते हैं। यदि पेशेंट क्रिटिकल नहीं है, हाथ टूटा है, आप कोई भी चीज़ पुष्ठा यूज़ कर सकते हैं, लकड़ी का टुकड़ा यूज़ कर सकते हैं, स्केल यूज़ कर सकते हैं, इवन आप न्यूज़पेपर को होल्ड करके उसको भी एक इमोबिलाइज़र या स्प्लिंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रैक्चर वाली जगह को स्प्लिंट करें, पेशेंट को तुरंत जहाँ तक संभव हो आप तुरंत हॉस्पिटल लेके। ब्लड को रोकने के लिए क्या प्रोसेस कर सकते हैं? ब्लड को रोकने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कंप्रेशन। क्योंकि आप यदि एक्सीडेंट की साइट पे हैं तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारी चीज़ें तो उपलब्ध नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जिस जगह से ब्लड आ रहा है उस जगह को तेज़ी से दबा के रखें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कई बार दबाव से ही ब्लड रुकता है, यदि बहुत ज़्यादा है तो उसके ऊपर आप किसी चीज़ से टाइट बांध सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच जो है डॉक्टर राठी ने साझा की। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को भी दी। हम ज़रूर आपको यहाँ से शुभकामनाएं देते हैं डॉक्टर्स डे की, और बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। राठी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पैथोलॉजी संभाल रही हैं डॉक्टर, यहाँ के संचालक भी हैं आप, डॉक्टर स्मिता राठी। परिधि न्यूज़ की श्रृंखला में हम इनसे भी मुखातिब होते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जानना चाहेंगे पैथोलॉजी के फील्ड में आपके कदम कैसे पड़े? मैंने MBBS के बाद मेरी डॉक्टर नूतन वल्लभ राठी जी से शादी हुई जी। उसके बाद मैंने वर्धा में मेरा एडमिशन हुआ आफ्टर मैरिज जी। तो मैंने वहाँ पे पैथोलॉजी में डिप्लोमा किया। और फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मैंने सर्वाइकल साइटोलॉजी में फेलोशिप वगैरह भी ली। जी। और अभी हम अपना लैब और ब्लड बैंक दोनों संचालित कर रहे हैं। मैम, किस तरह से, मतलब हम जानना चाहेंगे पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरह की रही, मायके की, ससुराल की? मायके में मेरे चाचा पीडियाट्रिशियन है, मतलब छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े पीडियाट्रिशियन थे। तो उन्होंने, हम गांव में रहते थे, हमको वो गांव से ले लेके रायपुर जाते और हर बच्चे को उन्होंने पढ़ाया जी, PMT कराई। मतलब आज हम 4 बहनें डॉक्टर हैं हमारे पूरे जॉइंट फैमिली में जी। 4 बहनें डॉक्टर हैं, एक भाई डॉक्टर है और 2 बहनें इंजीनियर है। जस्ट क्योंकि हमारे चाचा ने हमको पढ़ाई के प्रति हमेशा प्रेरित किया जी। और चाचा डॉक्टर थे तो मन में था कि कुछ तो बन ही जाना है। दादाजी का भी बहुत सहयोग रहा जी। तो इसलिए MBBS उस ज़माने में बहुत दूर जाके, बेंगलोर जाके करना पड़ा, पर तो जब परिवार से स्वीकृति मिल गई, ये बड़ी बात। वही परिवार से दूर जाकर पढ़ाई करना, तो वो तो काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा। जी जी जी, बहुत छोटी सी उम्र में 18-19 साल में ही चली गई थी। अच्छा, तो डॉक्टर तो आप 20-21 में बन गए होंगे? हाँ जी। और फिर मेरी शादी 20-21, उसके बाद इंटर्नशिप करते करते मैं 25 की हो ही गई थी जी। और 26 में मेरी शादी हो गई। क्या मतलब आप जैसे पैथोलॉजी यहाँ पर स्टार्ट की तो किस तरह से शुरुआत हुई उसकी? पहला तो हमारे पुराने घर में एक छोटा सा हमने किचन में ही लैब जैसा बनाया। अच्छा। और 2 मशीनों से शुरुआत की, हर कुछ खुद लगाया, खुद किया। और मेरे पति हमेशा मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे, उन्होंने हमेशा मेरा सहयोग किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम कर सकती हो।
और फिर वो धीरे धीरे एक इकाई बढ़ती गई, बढ़ती वैसे गई। कहते हैं कि हर जो सक्सेसफुल जो मेन होता है उसके पीछे एक वुमन होती है, तो हम ये माने कि जैसे चाचा आपके सपोर्ट में रहे, फिर हस्बैंड का सपोर्ट रहा, तो आपकी सफलता के पीछे आपके पति और चाचा मेरे जी। पति और चाचा ही रहे। उन्होंने जी। हमेशा मेरा समर्थन किया और मेरे ससुर जी ने भी मेरा बहुत साथ दिया। जी। तो फिर जब मेरी मम्मी का जब कैंसर से निधन हुआ, तो उसके बाद जब मैंने बात रखी कि भाई ब्लड बैंक होना चाहिए, तो मैंने मेरी मम्मी की स्मृति में वो ब्लड बैंक सेवा शांति ब्लड सेवा बैंक। शांति ब्लड बैंक में वो शांति शब्द इसीलिए हमने जोड़ा था। जी। फिर अभी हमने उसको सेवा ब्लड एंड कंपोनेंट सेंटर कर दिया है, पर जी। वो उसीलिए किया गया क्योंकि आप हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं ब्लड की ज़रूरत होती है। हाँ जी। और बैतूल में ये बहुत ज़्यादा अपेक्षित था जी। कि एक प्राइवेट ब्लड बैंक भी हो। जी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सरकारी खानापूर्ति करने में भी वक्त बीत जाता है, ब्लड अवेलेबल नहीं होता है, और तो हमने मतलब शुरू से ही डॉक्टर नूतन की ये सोच रही कि नहीं, ब्लड नहीं, ब्लड एंड कंपोनेंट्स रहेंगे। तो जी। जैसे कोविड में हम प्लाज्मा भी सप्लाई कर पाए, जी, जी, डेंगू के टाइम हम तो एक प्लेटलेट्स भी दे सेटिस्फेक्शन पाए। होता है कि कई सारी जानें हमने बचाई। हाँ, एक यूनिट से आप 3 जान बचा सकते हैं। और ये बात मैं सबसे कहना चाहती हूँ, आप कहीं भी रक्तदान कीजिए, प्राइवेट में कीजिए चाहे सरकारी में कीजिए, पर ज़रूर कीजिए। जी, बहुत ज़रूरी है रक्तदान, तो जीवन दान का वो है। मैं ये भी जानना चाहूँगी आपसे कि क्या क्या सुविधाएं हैं, कौन सी जांच पैथोलॉजी में आपके यहाँ संभव है? पैथोलॉजी में हम बेसिक बायोकेमिस्ट्री और हेमाटोलॉजी जो बेसिक जांचें हैं, उनके अलावा रूटीन साइटोलॉजी भी करते हैं, जो कि जैसे कहीं भी किसी भी जगह से आप निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं, या कहीं गांठ में, स्तन में कैंसर है, या थायराइड में कुछ दिक्कत है, या कोई और प्रकार की प्रॉब्लम्स है। अभी हम बहुत ज़्यादा हमारे ज़िले में आप जानते हैं टीबी का प्रकोप है, तो टीबी से जुड़े सर्वाइकल लिम्फ नोड के बहुत तायत पेशेंट्स आते हैं, तो उनका सर्वाइकल सैंपल्स निकाल के उनकी जांचें करना, और उनको व्यवस्थित हम बराबर उनको सरकारी अस्पताल में सीबी नेट के लिए भी भेजते हैं, डायरेक्शन बता के। तो ये बात डॉक्टर आनंद मालवीय सर से भी आप बात करेंगे तो पता लगेगा कि हमने भी थोड़ा बहुत छोटा सा एक सहयोग दिया है टीबी के प्रति। ये अच्छी बात है, और डॉक्टर का तो काम ही होता है जीवन रक्षा के लिए हर क्षेत्र में जो है कार्य करना, और ये बखूबी आप लोग निभा रहे हैं। मैम, क्या जैसे यदि पैथोलॉजी के फील्ड में न्यू जनरेशन जाना चाहते हैं, जो लोग इस फील्ड को चुनना चाहते हैं, उनको आप किस तरह से गाइडेंस करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हम क्लिनिशियंस के पीछे छुपे डॉक्टर्स हैं जो उनकी मदद कर रहे हैं किसी न किसी रूप में, उनको जांचों के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं कि भाई आपका मरीज़ ये नहीं, ये हो सकता है, हम उनको गाइड कर सकते हैं। तो पैथोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो सपोर्टिव दिखाई देती है पर बहुत सक्षम है आपकी डायग्नोसिस बनाने में। मतलब जब बीमारी पकड़ जो होती है ना आ रही हो तो पैथोलॉजी हमारा भी छोटा सा एक छोटा सा क्यों, ये तो बहुत महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि बीमारी को पकड़ने में आप लोग सहयोग कर रहे हैं, तभी डॉक्टर डायग्नोस कर पाता है। क्या मैसेज आप देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी नियमित हेल्थ चेकअप्स को नज़रअंदाज ना करें, खासतौर से महिलाओं के लिए भी बात कीजिएगा। महिलाओं के लिए जैसे हम पैप्समियर्स चालू किए हैं हमने, हम लोग यहाँ पे पैप्समियर्स करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर 3 साल आपकी अगर उम्र अगर 40 के पार है तो हर 3 साल में या 5 साल में आपका एक पैप्समियर हो। और हमारे पास ऑब्स्टेट्रिशियन है डॉक्टर दीप्ति राठी, वो भी आपकी मदद कर सकती हैं इसमें सैंपल लेने में, और हम इसकी रिपोर्टिंग विदिन मतलब सेम डे कर देते हैं, 2 आवर्स में दे देते हैं। तो ये आपको एक बहुत बड़ी हेल्प है। और फिर कोई भी गांठ हो, मतलब मैं आपके द्वारा ये कहना चाहती हूँ गौरी दीदी कि हर औरत अपने स्तन की गांठ को छुपा जाती है, और जिस वक्त तो हमारे पास आती है वो बहुत बढ़ चुकी होती है और उस पर देसी दवाइयाँ इतनी लग चुकी होती है कि FNA करते हैं हम लोग, मतलब साइटोलॉजी के जो टेस्ट करते हैं, उस वक्त हमें पता लगता है कि कैंसर है या कुछ बढ़ गया है, आगे चला गया है। तो उस चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें और नियमित रूप से अपने चेकअप पे ध्यान दें, क्योंकि इतनी सारी टेक्निक्स हो चुकी है, इतना सारा अवेयरनेस हो चुका है, उसके बावजूद कैंसर के पेशेंट ये जो है मेन चीज़ होता है कि जो जागरूक होते हैं वही ज़्यादा छुपाते हैं भी है। ये चीज़ मैंने भी वॉच की है, ये नहीं होना चाहिए। कहीं थोड़ी सी भी तकलीफ है तो उसको तत्काल डॉक्टर को तत्काल आपको बताना है डॉक्टर जी। मैम, थोड़ा सा और ये जानना चाहेंगे कि पैथोलॉजी की फील्ड में महिलाएं कम आती हैं, तो क्या वजह है और उनको कैसे हम कहें कि आप आ सकते हैं सामने?
ये अच्छा फील्ड है? फील्ड ऐसा है कि ये थोड़ा सा सपोर्टिव फील्ड है, थोड़ी इमरजेंसीज कम है इसलिए, और पेशेंट के टच में भी डायरेक्ट नहीं आ पाते हैं। आप पेशेंट कांटेक्ट में सिर्फ और सिर्फ जब आप साइटोलॉजी कर रहे हैं या कोई जांच कर रहे हैं तब आते हैं। आप उतना मुखातिब नहीं हो पाते हैं, ठीक है, मैं मान रही हूँ, पर एक बार आपके भी मन में आएगा कि भाई मैं इसकी मदद करूँ किसी न किसी प्रकार से। आपकी जांचों से आप सब सुविधाएं मुहैया करा के एक संपूर्ण हॉस्पिटल को कंप्लीट करने में हम एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। तो महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं, ये फील्ड बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए। मैं हैं राठी हॉस्पिटल की संचालक दीप्ति राठी जी, डॉक्टर दीप्ति राठी जी। मैम स्वागत है आपका परिधि न्यूज़ में। और हम जानना चाहेंगे कि इस फील्ड में आपके कदम कैसे आए? इस फील्ड में जैसे कि पढ़ने में मैं अच्छी रही थी जी, तो मतलब हम एक गांव में रहते थे, मकराना गांव है राजस्थान में। अच्छा। तो मतलब वहाँ पे पहले के ज़माने में लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे राजस्थान तो बाहर। लड़कियों के मामले में वैसे भी बहुत बैकवर्ड माना जाता है ना? हाँ, मतलब लोगों की ये सोच रहती थी पहले कि हम बच्चों को पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई में हम खर्चा क्यों करें, उनकी शादी में तो लगेगा इतना। हाँ जी, हाँ जी। और मेरे पेरेंट्स भी ऐसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, पर मेरे पिताजी पापा बहुत दूरदर्शी थे जी। तो ऐसे हमारी फैमिली में कोई ज़्यादा बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, पर पापा को था कि हम 3 बहनें और 1 भाई है। तो पापा हमेशा बोलते थे कि मेरे 3 लड़कियां, मेरे लड़का है और मेरा बेटा मेरी बेटी है। ओके। मैं सबसे बड़ी थी। ओके। तो जब मैं आई फिर 12th में, तो उसके बाद पहले हमारे पीएमटी होती थी, तो हमारे गाँव में ऐसे कोई पीएमटी का वो नहीं थी कुछ भी। तो मेरे पापा मम्मी ने मेरी पढ़ाई पे बचपन से ध्यान रखा। मम्मी हमको पढ़ाती थी अच्छा। जब हम छोटे थे। तो जब हम पढ़ने में अच्छे थे तो पापा को लगा कि नहीं, हम बच्चों को मुझे बाहर भेजना चाहिए। तो फिर हम उस गांव से फिर हम बाहर आए। फिर पापा के करते बाद क्या थे उनका? पापा का हमारा मार्बल का बिजनेस था। अच्छा। मकराना में सबके मार्बल है, मकराना मार्बल, संगमरमर। अच्छा, वो फेमस ही है, वो मतलब। फेमस है, आगरा का जी। ताजमहल जी, जी। है ना। तो वहाँ मार्बल का बिजनेस था। तो हमारे फैमिली में यूजुअली सब बिजनेसमैन ही थे। जी, जी, तो जी। ज़्यादा पढ़ाई के लिए वो नहीं थे। ओके। तो फिर पापा ने हमको बोला, मैं थोड़ी बचपन से थोड़ी शर्मीली टाइप की लड़की थी, मैं बाहर नहीं रहती थी। बाहर जाने से भी मुझे तो बहुत डर दिक्कत लगता हुई था। होगी जब घर से हाँ, निकले। मुझे बहुत दिक्कत हुई, मैं नहीं जाना चाहती थी। पर पापा मम्मी ने बोला नहीं, Motivate मतलब कुछ किया। अगर तुमको कुछ करना है तो फिर जाना ही पड़ेगा। और जी। फिर पापा मम्मी की काफ़ी इच्छा थी कि वो मुझे पीएमटी करवाए। जी। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी उस टाइम, पर उनकी बहुत इच्छा थी। तो फिर मैंने कोटा में रही, वहाँ एक एलन से कोचिंग करी जो फेमस ही एलन हाँ जी। है ना। और फिर मेरा पीएमटी में सिलेक्शन हुआ और फिर मैंने जयपुर में सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज से MBBS किया। जी। तो जब आप घर से गए पहली बार तो हालत तो बहुत ख़राब रही होगी, रो रो कर बुरे हाल। हाँ नहीं, और मैं थोड़ी लोगों से कम मिलना जुलना, जी, जी। एडजस्ट भी कम होना, तो मेरे साथ मुझे बहुत एडजस्ट होने में दिक्कत आई। कितना टाइम लग गया? अच्छा नहीं, पर वहाँ पे क्या माहौल कोटा में पढ़ाई का ही है। ओके। आपको वहाँ एडजस्ट ही नहीं होना, आपको सिर्फ दिन रात केवल Study करना है। पढ़ाई करना है बस। जी। वहाँ जाना है, ट्यूशन क्लास कोचिंग जाना जी। है और फिर घर आके पढ़ाई, आपको अपनी बस पढ़ाई से ही मतलब है। वहाँ पूरी तरफ माहौल पढ़ाई का ही है। आफ्टर MBBS किस तरह से फिर आफ्टर MBBS मेरी शादी हो गई बैतूल में, जी। है ना। तो फिर बैतूल की मैं शादी के बाद मैंने PG का एग्जाम दिया। ओके। तो यहाँ पे भी ससुराल में सब सपोर्टिव थे और कि सभी हाँ, डॉक्टर्स थे, हाँ, सबसे बड़ी बात। हाँ, सब यहाँ पे भी सब डॉक्टर मिले। जी, जी। तो सबको लगता ही था कि सबने PG करी है। जी, जी। तो ऐसा कुछ था ही नहीं। फिर मेरा PG में सिलेक्शन हो गया। फिर मेरा ये गायनी का मेरा भोपाल से सुल्तानिया हॉस्पिटल से है। जी। एक गायनोलॉजिस्ट हैं आप, और क्या सुविधाएं आपके हॉस्पिटल में हैं? मैं स्त्री रोगों के हिसाब से देखें, प्रसूताओं के हिसाब से देखें, गर्भवती महिलाओं के लिए देखें, तो क्या हाँ, आपकी अभी हम है ना स्त्री रोग के हिसाब से हमारे यहाँ मतलब हमारे यहाँ पे हम एडवांस चीज़ें कर रहे हैं। जैसे कि हम IUI कृत्रिम, मतलब जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट रहते हैं उनके लिए IUI, या हमने टेस्ट टू बेबी भी शुरू कर दिया है। जो एडवांस ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, जैसे हिस्ट्रोस्कोपी हुई है ना, लेप्रोस्कोपी हुई, वो सब हमने शुरू किया है। और हमारे पास जैसे कि ICU की फैसिलिटी है, हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक है। तो जो डिलीवरीज में हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती
होती है, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा पीपीएच पोस्टपार्टम हेमरेज होने की संभावना रहती है। सबसे ज़्यादा खून की रिक्वायरमेंट महिलाओं को डिलीवरी के समय ही यूज ब्लड बैंक होने से उसका बेनिफिट तो ब्लड बैंक होने से, आईसीयू होने से हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी का इलाज भी कर रहे हैं। जो पेशेंट जैसे पहले नागपुर भेज दिए जाते थे, जिनको एक्लेम्शिया, प्री एक्लेम्शिया वगैरह होता है, डायबिटीज़ होता है, या कोई भी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन रहते हैं जी, तो यहाँ फैसिलिटी नहीं होने की वजह से वहाँ नागपुर रेफ़र किया जाता था। पर हमारे ब्लड बैंक में हम ब्लड कंपोनेंट देते हैं, जैसे पीआरसी अलग, प्लेटलेट अलग, एफएफपी अलग, तो जिसकी रिक्वायरमेंट वो ज़्यादा अच्छा होता है होल ब्लड से। तो यहाँ सारी फैसिलिटी होने की वजह से हम हाई रिस्क केस भी ले पा रहे हैं। और जैसे इनफर्टिलिटी के केस भी आजकल खूब बढ़ते जा रहे हैं, है ना। पुरुषों में भी बांझपन अब धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है जी, है ना। तो उसका भी हम ट्रीटमेंट अच्छा क्या कर रहे हैं। वजह है कि इस तरह की परिस्थितियां बन रही है महिलाओं में और पुरुषों में? एक्चुअल में आजकल देखिए ना, लोग है ना, एक तो लेट एज में शादी होना, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे फर्टिलिटी कम होएगी। और दूसरी चीज़, हमारा सब कुछ तो आजकल पॉल्यूटेड ही है, पानी क्या, हवा क्या, खाना क्या, सब तरफ पॉल्यूशन है, केमिकल है, रेडिएशन है, मोबाइल इतना यूज, कंप्यूटर, सब रेडिएशन, सब कुछ तो है ही। तो फिर इसका फर्क सबसे एक्सपोजर, सबसे जर्म से वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो इसलिए धीरे धीरे वो सब कम हो ही रहा है। जी मैम, क्या मतलब जो सुविधाएं नागपुर के हॉस्पिटल्स में हैं वो सारी अब यहाँ पर अवेलेबल है, तो कुछ मरीजों का विश्वास बढ़ा है? मरीजों का विश्वास बढ़ा। और सबसे अच्छी बात है कि जो लोग मरीज है, मतलब इलाज नहीं ले पाते थे नागपुर या भोपाल जाके, बाहर जाके, क्योंकि वो काफ़ी महंगा होता है ना, तो यहाँ पे उनको सारी सुविधाएं मिल रही है। तो ऐसे संतान, मतलब जो निसंतान दंपति है जो महंगी चिकित्सा नहीं करा पाते, तो कितना, मतलब ये बजट भी मुझे लगता है डिस्कस करना चाहिए कि लगभग कितने तक जो है वो सुविधा का लाभ उनको मिल सकता है? नहीं, जैसे कि अगर वो डिपेंड करता है कि आपके पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है। इनफर्टिलिटी में ज़रूरी नहीं कि सबको ही टेस्ट ट्यूब बेबी कराना पड़े, है ना। तो पहले उसका डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए कि किसकी वजह से क्यों नहीं रुक पा रही है उनको प्रेगनेंसी। अगर हम सिंपल IUI करते हैं तो उसमें हमारा खर्चा 10-15 हज़ार के आसपास ही आता है। मैक्सिमम अगर हम इंजेक्शन देते हैं तो 15 से 20 हज़ार, और अगर हम टेस्ट ट्यूब बेबी भी करते हैं तो उसमें 1 लाख के अंदर हो जाता है। तो जैसे कि हमारे पास ट्रीटमेंट सस्ता होने की वजह से लोग इलाज ले पाते हैं। मतलब वही सुविधा यदि आप बड़े शहरों में देखेंगे तो वो आपका डबल चार्ज हो जाएगा, तो वो नहीं ले पाते इलाज। तो ये बहुत अच्छी सुविधा, वरदान ही है मान के चलिए कि ऐसे लोगों के लिए। और मैम एक चीज़ और देखने में आ रही है कि महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे लगता है इस विषय में खुली चर्चाएं हो नहीं पाती है। मैं चाहती हूँ कि परिधि न्यूज़ के माध्यम से उन महिलाओं तक भी वो बात जाए जो स्तन कैंसर को छुपा जाती हैं, गांठ को छुपा जाती है, तो उस पर आप जरूर। महिलाओं में स्तन कैंसर और बच्चेदानी का, मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब आजकल ब्रेस्ट कैंसर बहुत बढ़ रहा है। पहले हमारे भारत में सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन था, क्योंकि जल्दी शादी होना, जल्दी बच्चे होना, तो उसमें सर्विक्स का इन्फेक्शन ज़्यादा होता था, तो वो कैंसर बहुत ज़्यादा कॉमन था। पर अब ब्रेस्ट कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है। क्या बच्चों को जो है फीडिंग नहीं कराते हैं, इस वजह से ब्रेस्ट कैंसर की? देखो, पहले बच्चे ज़्यादा होते थे तो माँ फीडिंग बहुत कराती थी। आजकल बच्चे एक तो लेट एज में होते हैं, है ना, और दूसरा 2 बच्चे, 1 या 2 बच्चे होते हैं। अगर जितना ज़्यादा आप स्तनपान कराओगे तो उतना ज़्यादा आप ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंट होगे। देखो, एज बढ़ रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है महिलाओं में, डायबिटीज, शुगर, ये हाइपरटेंशन, और थोड़ा केमिकल, रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है। ये सब हमारी जो पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, तो उसकी वजह से अब ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बहुत ज़्यादा होने लग गए। पर अगर हर महिला अपना नियमित स्तन चेकअप खुद ही कर ले और थोड़ा सा भी मामूली सा बदलाव, किस तरह से चेकअप कर सकते हैं उसको? इसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, है ना। जैसे कि अगर जिन महिलाओं को माहवारी आती है वो पीरियड से नहाने के बाद, पीरियड से हम नहा लेते हैं तो हमारे ब्रेस्ट थोड़े से मुलायम हो जाते हैं, तो आप खुद ही अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करो। आईने के सामने खड़े होकर अपने दोनों स्तन में कोई बदलाव तो नहीं है वो चेक करें, और अपने फ्लैट हैंड से अपने पूरे स्तन को पैल्पेट करके देखें। एक बार वो डॉक्टर से आके ये एग्जामिनेशन समझ ले तो हर महीने वो अपने ब्रेस्ट की चेकअप करवाए।
और साल में एक बार वो डॉक्टर से आके अपना चेकअप करवा ले। तो थोड़ा सा भी अगर कुछ चेंजेस आता है तो हम ब्रेस्ट कैंसर का जल्दी पता लगा लेंगे। कहीं गांठ महसूस होती है या कुछ इस तरह हाँ, से, तो कुछ भी होता है, अगर उसका जल्दी पता लग गया तो इलाज एक तो प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगा जी, जी। और ट्रीटमेंट भी सिंपल हो जाएगा ना। बिल्कुल। एक तो खर्चा कम आएगा, ट्रीटमेंट सिंपल हो जाएगा और पेशेंट महिला पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। और लेट स्टेज में पता चलेगा तो ट्रीटमेंट उतना ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैम मतलब कितनी स्टेज तक सुरक्षित हो सकती है महिला, किस स्टेज में पता चलने तक उसकी लाइफ सेव हो सकती है? नहीं, यूजुअली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना वो अर्ली स्टेज में तो पूरा 100% क्योरेबल है, और अगर वो लेट स्टेज में चला गया तो फिर उसका अलग अलग फैक्टर है, उस पर वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा जी। अगर वो फैल गया है, मेटास्टेसिस हो गया, लिम्फ नोड में चला गया है, और वो कौन सा उसका है, उसका वो ग्रेड कौन सी है, तो बहुत सारी चीज़ों पे फिर वो डिपेंड करता है। पर ये इतना इजीली है कि आपको आसानी से अर्ली स्टेज में पता चल जाएगा अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दें तो। मैम बैतूल ट्राइबल जिला है, जिस तरह से पिछड़ा हुआ है, अवेयरनेस कम है, तो गर्भवती महिलाएं भी जो हैं अपने ध्यान नहीं देती हैं खान पान का, उसकी वजह से कई बार बच्चों में कुपोषण की स्थिति भी देखी जाती है। तो ऐसी महिलाओं को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से मैसेज करते हैं? और जो महिलाएं अभी देख रही हैं, हम उनको भी इस माध्यम से अवेयर करना चाहेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही पूछा कि यहाँ पे ना थोड़ा ट्राइबल एरिया है, तो यहाँ पे लोग मतलब पढ़े लिखे ही नहीं है। मैं देखती हूँ अभी भी मेरे पास पेशेंट आते बोलते हैं हमको पढ़ना नहीं आता, तो हमको सबसे पहले उनको शिक्षित करना चाहिए। उनको शिक्षा के माध्यम से ही वो सब जानकारी ले सकते। अगर वो शिक्षित होंगे तो वो अपना और अपने बच्चे के बारे में मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से सोच पाएंगे। और यहाँ पे खान पान तो क्या, मतलब आप अच्छे से अच्छा करो, आपको कोई बाजार की चीज़ें तो खानी ही नहीं है, बिल्कुल है ना। पैकेट फूड आपको खाना ही नहीं है, पैकेट फूड या जो बाजार में जो बन रहा है, आप घर का बना हुआ खाना स्वस्थ, मतलब घर का बना हुआ साफ़ सुथरा स्वच्छ खाना हेल्दी वो लीजिए बस। और उसके लिए आपको कुछ भी नहीं, बस शिक्षा, मेरे ख्याल से शिक्षा का वो बहुत कम है आदिवासी महिलाओं में। तो वो शिक्षा पे अगर हम ध्यान दें, उनको शिक्षित कराएं, तो उन पे हम सब बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। जी मैम, जो महिलाएं हैं उनमें मासिक धर्म को लेकर भी काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं। मैं चाहूँगी कि उस विषय में भी आप कोई मैसेज दें। हाँ, मासिक धर्म जैसे कि उसमें मतलब आजकल तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट भी बहुत कुछ कर रही है, उनको पैड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और भी ये जो आंगनवाड़ी जो होती है ना, आशा कार्यकर्ता, वो उनके संपर्क में ज़्यादा रहती है, तो उस मामले में उन्होंने अवेयर करना चाहिए। हाँ, तो मेरे ख्याल से ये जो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, अगर वो अच्छे से अपना काम करे तो मेरे ख्याल से कोई भी महिला में, जैसे गर्भवती महिला में या बच्चे में, वो पहले से ही गर्भवती महिला में हाई रिस्क केस को डिटेक्ट करे और उसको सही जगह भेजा, कुपोषित बच्चे को डिटेक्ट करे और उनसे मासिक धर्म की जानकारी दे। तो मेरे ख्याल से वो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता बहुत अच्छे से कर सकती है अगर उनको वो प्रॉपर अपने अच्छे से काम करे। तो आपके हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को लेकर, प्रसव को लेकर क्या क्या सुविधाएं आप प्रोवाइड करा रहे हैं? हमारे यहाँ पे गर्भवती महिलाओं, जैसे मैंने बताया कि हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी सब हैंडल करते हैं। आईसीयू हमारे पास है, ब्लड कंपोनेंट सेंटर भी है जहाँ हमको ज़रूरत पड़ने पे हम अलग अलग पीआरसी, होल वो प्लेटलेट और एफएफपी अरेंज करवाते हैं। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन और सोनोग्राफी की सबकी सुविधा है, और पेनलेस डिलीवरी, ये सब हम करवाते हैं। तो आप अभी मिले डॉक्टर दीप्ति राठी से, और मुझे लगता है कि बहुत ही उपयोगी जानकारी आप तक जो है दीप्ति मैम के माध्यम से पहुंची है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने परिधि न्यूज़ से बात की। जी, थैंक यू सो मच। जी, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आपके माध्यम से कोई जानकारी मिले तो उनका जीवन बच पाए। जैसे आज आपने ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात की, अगर महिला उसके बारे में सुनेगी तो वो थोड़ा सा उसके लिए सजग हो जाएगी। तो अगर किसी भी एक महिला की भी जान बचे तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।